ये जंगल बड़े खतरनाक थे। जंगली दरिंदे, किस्म किस्म के जहरीले हशरातुल अर्ज से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफर किया था, लेकिन इस सफर में यकीनन जान का खतरा था। हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सिधा का चहीता सांप बेटा था, जिसके बारे में ये बात खास थी कि उसकी बू पाकर दरिंदा उधर का रुख नहीं करता था, मगर खुद उस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरियाबुर्द कर दें और खुद जंगल में दाखिल हो जाएं। गाड़ी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। दो पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। सिधा ने घबरा कर कहा, रघु ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे कहां से गाड़ी किधर को घुमानी है और फिर उसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सिधा ने चीख मारकर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही शिशदर रह गए। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रोके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप में ताक़ुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असलहा भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा। खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया था। माथे से खून बहने लगा था। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया। उसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें और धुआं उठने लगा। सिधा जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आओ। सिधा का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर तक रहा था। मैंने संगीन उठाई और सिधा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया। जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सिधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सिधा से कहा, हमें कहां से जंगल में उतरना है। उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु। मैंने झुंझला कर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहां से दाखिल हूँ। सिधा ने सामने और फिर दाएं जानिब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहां से कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टॉर्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डिब्बा और एक टिफिन कैरियर मिला। ये सारी चीजें हमने उठा ली। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सिधा उस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ उस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी, मगर जंगल में घटाटोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पहर की 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पौ फट रही थी। सिधा ने मेरे सर को हाथ लगाकर कहा, रघु, दर्द तो नहीं हो रहा। उसने अपनी पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम रघु, तेरा तो बड़ा खून बह रहा है। उसने अपने साड़ी के पल्लू से एक और टुकड़ा फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। उसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोल कर गौर से देखा। उसमें पराठे, अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सिधा खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, उसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सिधा, भगवान के लिए अपने इस नाग सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाना नसीब हुआ है, ये लो तुम भी खाओ। सिधा तुनक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकाल कर उसके मुंह में डालने लगी। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी। थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश उसके साथ ये काले मुंह वाला सांप ना होता, फिर शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगता। लगाओ तो अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याहफाम लड़की से हो गया था, मगर मैं उसके करीब जाते हुए डरता था। मैंने पराठा उसकी तरफ बढ़ाया। अरे ये खाओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? बोली, क्यों नहीं, खाती हूँ, पहले अपने बच्चे को तो खिला लूं। वो मुस्कुराकर अपने सांप बेटे के मुंह में गुड़ डालती हुई बोली। मैंने कहा, खाना खाओ, अभी बहुत लंबा सफर है। सिधा पराठे खाने लगी। मैंने पूछा, एक बात बताओ सिधा, जेल में जो वार्डन तुम्हें उठाकर कोठरी में ले गए थे, उन्होंने? सिधा ने तड़प कर सांप का मुंह मेरी तरफ कर दिया। रघु, तुम बेगैरत हो, तुम मेरे पति नहीं हो। तुम मुझे पुलिस वालों के पास छोड़कर भाग गए। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। सांप अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, अरे वो पुलिस ने मुझे
मुझे भी पकड़ लिया था। मैं कहाँ भागा। सिद्धा ने सांप का मुंह पीछे कर लिया और तलखी से बोली, तुम झूठ कहते हो रघु, तुम मेरे स्वामी नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ती। फिर वो सर झुकाकर सिसकियां भरने लगी। मैंने निवाला वहीं रख दिया और सिद्धा को दिलासा देने लगा। उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और गर्दन तान कर बोली, जेल के उन दोनों मर्दों ने मेरी हत्या की। उसने झपट कर राइफल उठा ली और मेरी तरफ गर्दन घुमाकर केसरी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों से शोले निकलते मालूम हो रहे थे। बोली, रघु मुझे राइफल चलाना सिखा दो, मैं दुनिया के तमाम मर्दों को हलाक करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगा, तुम खाना तो खाओ। उसके हाथ राइफल पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने एक गहरा सांस भरकर, जो एक फुनकार से मिलता जुलता था, राइफल नीचे रख दी। आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाने लगी। मैं इस मौजू पर अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। मैं टिफिन कैरियर का खाली डिब्बा लेकर दरख्तों की तरफ निकल गया। उस औरत में एक खूंखार किस्म की नागिन बेदार हो रही थी, लेकिन वो सच्ची थी। उसके साथ ज्यादती हुई थी और गरीब औरत अपनी बेइज्जती कभी नहीं भुला सकती। उसके पास इज्जत ही तो एक दौलत होती है। मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी और उसके स्याफाम चेहरे पर ममता का नूर बरस रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, उसे पानी पीने को दिया। फिर मुझे अचानक खजाने के लाल का ख्याल आ गया। सिद्धा, उस लाल का क्या हुआ? सिद्धा नफरत से होंठ सुकेड़ कर बोली, वो तो साले पुलिस वाले मुझसे ले गए, सरकार को दे दिया होगा या खुद खा गए होंगे लफंगे। फिर आह भर कर कहने लगी, ना तू राजा बना ना मैं रानी। राजमहल का सपना भी पूरा ना हुआ रघु। तुम देख लेना, मैं इन हवालदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया था। धारावार गांव के दरिया तक उस जंगल का सफर बड़ा दुश्वार गुजार और सऊबतों से पुर था। हमारे पास एक संगीन, 2 राइफलें और गोलियों का एक डिब्बा और एक टॉर्च थी। खाना हमने कुछ बचा लिया था, जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन मजीद चल सकता था। मैं उस जंगल में पुलिस की दस्तबुर्द से महफूज था। ये जंगल इतने घने, पेचीदा और खूंखार दरिंदों से भरे थे कि जहाँ पुलिस तो क्या, फौज का गुजर भी मुश्किल था। मैंने अब यही सोच रखा था कि सिद्धा के गांव पहुंचकर वहां से दरिया के जरिए सूरत की बंदरगाह जाऊंगा और वहां से भारत की मगरबी घाट के समंदर में साहिल के साथ साथ सफर करता बंबई की बंदरगाह के इलाके में किसी जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब तो बड़ौदा बल्कि गुजरात, काठियावाड़ की पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं इन्हीं के सूबे में सफर कर रहा था। गुजरात पुलिस और सीआईडी के पास मेरा फोटो भी था और मेरी उंगलियों के निशान भी थे। बंबई पहुंचकर भी मुझे बेहद एहतियात से काम लेना होगा और भेस बदल कर शहर में दाखिल होना होगा। मुझे मुकद्दस नक्श के खो जाने का अफसोस था। इस इब्तिला में ये नक्श मेरे लिए बड़ा अक्सीर और कारामद शय था। मैं दिल ही दिल में उन बुजुर्ग की रूह से शर्मसार भी था जिन्होंने मुझे ये मुकद्दस नक्श मरहमत किया। हम जंगल में दिन भर सफर करते रहे। किसी जगह आराम करने को भी बैठ जाते, कहीं कोई जंगली लोगों की बनाई हुई पगडंडी मिल जाती, कहीं हमें खुद जंगल में से रास्ता बनाना पड़ता। मेरी दाढ़ी मूछ बड़ाई थी, मैं खुद शक्ल से जंगली लगने लगा था। बड़ौदा पुलिस के सिपाहियों का खाना हमने 2 दिन चलाया। टिफिन कैरियर का सिर्फ एक डिब्बा पानी पीने के लिए रख लिया था, बाकी फेंक दिया। पहली रात हमने एक चट्टान की खो में बसर की। दोनों राइफलें मैंने उठा रखी थी। संगीन को मैंने एक राइफल पर चढ़ा लिया था। सिद्धा ने इसरार करके एक राइफल अपने कांधे पर उठा ली। रास्ते में उसने मुझसे सीख कर 1-2 फायर भी किए, मगर उसका निशाना बेहद कच्चा था। मैं ज्यादा गोलियां भी जाया नहीं करना चाहता था। खुदा जाने अब ये सिद्धा के बेटे सांप की मखसूस बू का असर था कि दरिंदे दूर दूर से गरजते, धाड़ते और शोर मचाते, मगर हमारे पास कोई ना आता। अगली रात हमने जंगली फल फूल और नारियल वगैरह खाकर गुजारा था। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं हम रास्ते से न भटक गए हों और चलते चलते वापस बड़ौदा के इलाके में न पहुंच जाएं। मगर सिद्धा को यकीन था कि हम सही समत में सफर कर रहे हैं। आखिर इस तरह सफर करते करते तीसरे रोज का सूरज तुलू हुआ तो जंगल खत्म हो गया। दूर सामने जंगल का पाट नजर आ रहा था। सिद्धा ने खुश होकर नाचते हुए कहा, रघु मेरा घर आ गया। वो देखो दरिया, उसके किनारे मेरे माता पिता रहते हैं, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। हम थक कर चूर हो चुके थे। जंगल से निकलकर दरिया किनारे जब उस मकाम पर पहुंचे जहां धारावार मच्छरों का गांव होना चाहिए था, तो देखा कि वहां टूटी फूटी जली हुई झोंपड़ियों के अध जले खपरेल बिखरे हुए थे। सिद्धा के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी इन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगी। रघु ये सब कुछ क्या हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहां एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर जमीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सिद्धा लगता है इधर आग लग गई होगी। सिद्धा ने ऊंची आवाज में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियां सही हालत में पड़ी थीं, बाकी कश्तियां टूटी फूटी थीं, कुछ आधी दरिया में डूबी हुई थीं। सिद्धा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज ना आई। दरिया का ये किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड था। सिद्धा बेहद परेशान और मुस्तरिब थी। उसके माँ बाप का कुछ पता न था। झोंपड़ियों की राख और अध चले खपरेल इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई आदम था ना आदमजाद।
सिद्धा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे माता पिता कहाँ चले गए रघु? मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की मगर वहाँ तबाही का मंजर सामने बिखरा था। उसे कैसे हौसला होता? वो ऊंचे टीले की तरफ दौड़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वहशी लड़की खुदकुशी न कर ले। सिद्धा ने टीले के नीचे खड़ी होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज दी। तीसरी आवाज पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक स्याह फाम सफेद बालों वाले बुढ़े मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। उसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। सिद्धा ने चीख कर कहा, दादा मैं सिद्धा हूँ, ये सब क्या है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गांव के सब लोग कहाँ गए? बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसने अपने दोनों सूखे से बाजू फैला दिए और बोला, सिद्धा बेटी हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती केतली रखी थी। उसने सिद्धा को अपने सीने से लगा लिया और दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने देखा कि सिद्धा का सांप उसकी साड़ी में कमर के पीछे से सर निकाले इधर उधर हैरानी से देख रहा था। ये बूढ़ा मछेरा सिद्धा का रिश्तेदार था। उसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहाँ दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया है। दरिया किनारे की सारी जमीन और उससे मुल्हिक आधा जंगल उसकी मिल्कियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी के स्लीपर बनाने का एक कारखाना लगाना चाहता है। एक रोज वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल बाहर करके उनकी झोंपड़ियों को मसमार करने लगा। मछेरों ने मजाहमत की तो उसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गाँव के सब आदमियों और बच्चों को हलाक कर डाला। बुढ़े मछेरे ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ों को आग लगा दी। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए ये सब कुछ देखता रहा और अपने गुंडों को शह देता रहा। सिद्धा का चेहरा गम से निढाल था। उसने रोते हुए पूछा कि गांव वालों की लाशें कहाँ हैं? बुढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर उनकी राख हड्डियों समेत दरिया में बहा दी गई है। कोई सबूत बाकी नहीं रहा। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया था। मेरी बच्ची मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा है, पर मैं बुढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बुढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रखकर जारो कतार रोने लगा। सिद्धा ने सर झुका रखा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। उन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटेलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते और अपने मजारे पर जुल्म ढाते हैं। और ये जगह तो शहर से कोसों दूर एक जंगल में थी। यहाँ उसे पूछने वाला कौन था? अलमनाक हादसे की इत्तला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। पुलिस को इत्तला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। मैं सिद्धा को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करता रहा। हम झोंपड़ी के आगे जमीन पर बैठे थे। बुढ़े मछेरे ने धोती के मैले पल्लू से आंसू पोंछकर कहा, बेटी भगवान की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसने सिद्धा से पूछा कि उसका खामद साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर पूछा, ये पुरुष कौन है? सिद्धा ने बुढ़े मछेरे को बताया कि उसके खामद का देहांत हो गया था। खामद के भाई बंद उसे मुर्दे के साथ उसे चिता पर जलाने ले गए थे। इस तमिल नौजवान रघु ने उसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सिद्धा का बेटा सांप उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बुढ़े मछेरे ने किसी कदर चौंक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटी? वो बोली, ये मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सिद्धा ने सांप को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रिंधी हुई मगर गुस्सीली आवाज में बोली, नाग मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो, बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बुढ़े मछेरे ने हाथ बांध कर कहा, बेटी ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के पास बंदूकें हैं। सिद्धा ने राइफल उठाकर उसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता भाई बंदों कुट्टम कबीले के खून का बदला लूंगी, जरूर बदला लूंगी। सिद्धा के नथनों से एक बार फिर फुनकारें निकली। बुढ़ा मछेरा झोंपड़े में गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची मछली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुंह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और सारा दिन यहाँ दुबका बैठा रहता हूँ। पटेल के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सिद्धा ने सर उठाकर उस जमीन की तरफ देखा जहाँ उसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे सिद्धा ने अपना फन खोल रखा हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रघु मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? मैंने कहा, हाँ सिद्धा, पर तुझे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सिद्धा ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मिट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डालकर पिया। फिर मुझे पानी दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मिट्टी के एक मटके में जवार का आटा पड़ा था। बुढ़े ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सिद्धा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी। उसके चेहरे पर एक संगीन सुकूत था।
मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और उसके गुंडों से अपने लोगों के खून का इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी है। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोटी खाई, मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। सिधा अपने सांप को दूध पिलाने लगी। बुढ़ा मछेरा झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब सिधा का क्या बनेगा। जाहिर है मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं उसे बुढ़े मछेरे के हवाले करके खुद कश्ती में बैठकर जुनूब की तरफ निकल जाऊं, क्योंकि जुनूब की जानिब बंबई की बंदरगाह थी। मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सिधा भी झाड़ियों के ऊपर से टीले की दूसरी जानिब देखने लगी। मैं उसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बुढ़ा मछेरा भी निकल आया। वो भी झाड़ियों के पीछे बैठकर नीचे तकने लगा। नीचे टीले के करीब से 2-3 आदमी गुजर रहे थे। उनके कांधों से बंदूकें लटकी थीं। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गए। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। उनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थीं। वो गुजराती जबान में बातें कर रहे थे, जिसको मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सका था। बुढ़े मछेरे ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं। इन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई थी, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थी। बुढ़े की आवाज भर आई। मुझे तेज फुनकार सुनाई दी। मैं उसे सांप की फुनकार समझा, मगर ये सिधा की फुनकार थी। गुस्सीली, इंतकाम अंगेज और वहशी फुनकार। सिधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और तमिल जबान में कहा, पीछे इनके साथी भी होंगे। गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। सिधा ने मेरा हाथ झटक कर गुस्सीली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता पिता का नहीं, मेरे सगे मारे हैं इन्होंने। तुम चुप के बैठे रहो। मैंने सिधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सिधा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने उनके पास कितना असलहा होगा। मगर सिधा पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागिन की तरह फुनकार रही थी। बुढ़े मछेरे ने भी सिधा को गोली चलाने से रोका, मगर सिधा फायर दाग चुकी थी। 303 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सिधा का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। उसके साथ ही 303 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरियों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था। जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सिधा को नीचे खींच लिया और बुढ़े को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांध कर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक और गुंडा वासिले जहन्नम हो गया। उसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फुट उछला और जमीन पर गिर गया। 303 की गोलियों ने उसके परखचे उड़ा दिए थे। सिधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया है, मुझे शांत कर दिया है। बुढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे खींच लिया और तमिल जबान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सिधा भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हिदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर ना निकले। मैंने सिधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा कि भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम हैं। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे का रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बनाया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमने राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी कैच खींचकर हमारी निगाहें दरिया किनारे उस तरफ लगी थीं जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हम दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ और जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। मैंने कहा, सिधा होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथ में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदेत, अरे डीनू, कहाँ मर गए हो तुम। उन्हें मालूम नहीं था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सिधा मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। उसका सांस फुनकारे बनकर निकल रहा था। उसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फुनकार रहा था।
मैंने सिद्धा से कहा, जब तक मैं गोली न चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना। सिद्धा ने फुनकार जैसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। मुझे उसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में होंगे। गुंडों ने जब देखा कि उनका कोई साथी जवाब नहीं दे रहा तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे, सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सिद्धा को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है। उन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। धाएं की आवाज से जंगल लरज गया, साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सिद्धा के फायर का धमाका था, मगर उसका फायर खाली गया। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वो उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सिद्धा का हाथ रोक दिया, अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम हैं। सिद्धा रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सिद्धा के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों के छुरे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानिब से गोलियों की आवाज सुनकर शायद बदमाशों की कुमक आ जाएगी, मगर वैसा न हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की उतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।